नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी स्पेशल जो सीरीज है उसका डे 2 की वीडियो शूट कर रहे हैं। ठंडा रिस्पांस नहीं दीजिएगा, 18 दिन कंटिन्यू करने में हेल्प कीजिएगा कि बहुत कम रिस्पांस में फिर मन नहीं करता है वीडियो करने का। तो मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिस्पांस कि हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द वीडियोस। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ बेनिफिट लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल जो नए यूजर्स हैं नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए इसी नोट पे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फूड आइटम कॉजेज कलर टू द यूरिन एक्सेप्ट। देखिए, हम कई बार कुछ खा लेते हैं ना, तो यूरिन में उसका कलर जो है आ जाता है। तो वो क्या करता है कि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फूड आइटम्स यूरिन में कलर नहीं करते हैं। एक बार ऐसे ही एक किस्सा बताती हूँ। मैंने अपनी डॉटर को जो है जो कॉटन कैंडी होती है ना कलरफुल, वो उसने खा लिया पिंक कलर का। और अब मुझे तो याद नहीं कि खा लिया। अब रात को जब उसने यूरिन किया ना, तो यूरिन उसका रेड रेड आ रहा है और मेरे को बहुत डर लग गया कि हिमेचुरिया के कैसे हो गया है बच्चे को यूरिन में। अब मैं पूरी रात उसको यूरिन कराती रहूं और कलर देखती रहूं, मैं मेरे को पूरी रात काटना मुश्किल हो गया। मुझे मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे बच्चे को जो है यूरिन आ रहा है, ब्लड में जो है यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने फिर बैठ के रिकॉल किया कि हो सकता है कुछ खाने की वजह से हो। अब मैंने सब कुछ तो रिकॉल कर लिया, लेकिन वो कॉटन कैंडी मुझे याद नहीं आ रही। अब फिर मेरे हस्बैंड ने एकदम से याद दिलाया कि कॉटन कैंडी भी तो खाई थी सी, तब मुझे याद आया कि ये कलर उसी की वजह से। तो यही होता है कि अलग अलग फूड आइटम्स जो हैं वो यूरिन को कलर देते हैं। यहाँ पे बेरीज, ऑब्वियसली बेरीज जो है यूरिन को कलर देती हैं। बीटरूट खा लोगे ना आप तो भी यूरिन में जो है उसका कलर आएगा। कैरेट कैरेट जो है वो कलर नहीं देती है। फूड कलरिंग एजेंट्स डेफिनेटली यूरिन को कलर करते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिक एपिसोड्स। मेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? हेलोपेरिडोल, लिथियम, इमिप्रामिन एंड सीपीजेड। हियर लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिक एपिसोड्स। जब भी मेनिया होता है लिथियम देते हैं। और साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो मॉनिटर करते हैं। जो थेरेपेटिक डोज रहती है वो रहती है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और 1.5 से ज़्यादा को हम साइन ऑफ टॉक्सिसिटी की तरफ देखते हैं। अगर वो लिथियम का लेवल उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम जो है साइन ऑफ टॉक्सिसिटी उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ बी, लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिक एपिसोड्स। नेक्स्ट, द कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इज नोन एज। दो हेमिस्फीयर्स में हमारा डिवाइडेड है। अगर ओवरऑल हम अपने सेरिब्रम की बात करें, राइट एंड लेफ्ट, अगर राइट और लेफ्ट को जो चीज डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम, पोन्स, सेरिबेलम एंड गायरी। दीज आर नोन एज कोर्सम कैलोसम। जो कि पूरे, अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो पूरे ब्रेन को जो दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। और सेरिबेलम जो है एक छोटा सा, सेरिब्रम के नीचे छोटा सा पार्ट सेरिबेलम होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और गायरी, अगर आपने ब्रेन देखा होगा तो इस तरीके से जो ब्रेन में ये बने रहते हैं ना, रिजिज वगैरह, ये इनको गायरी टर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क सिक्रेटेड बाय ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days फॉलोइंग डिलीवरी। देखिए, डिलीवरी के कुछ टाइम के डिलीवरी के बाद जो है जो बोलते हैं ना माँ का पहला गाढ़ा दूध, तो दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। वो पूरा हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें भरे हुए होते हैं। और बच्चे के जो सर्वाइवल के लिए बहुत चीज़ें जरूरी हैं, जो शुरुआती दौर पे जरूरी है, वो उसमें बहुत रिच होता है। फैट रिच होता है, ठीक है, प्रोटीन रिच होता है। और सबसे बड़ी बात, इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में? IgA प्रेजेंट होता है। और IgG जो है वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका होता है। तो यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। ट्रांजिशनल मिल्क होता है जब हम जो है बच्चे को एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे हटा के जब हम दूसरा मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल मिल्क।
हिंड मिल्क जो है, हाइंड मिल्क जो बोलते हैं, हाइंड का मतलब होता है पीछे, फोर का मतलब होता है आगे। तो फोर मिल्क एवरी स्टार्ट ऑफ फीडिंग पे जो मिल्क आता है उसको फोर मिल्क बोलते हैं। और ये रिच इन वाटर होता है, ये बच्चे की प्यास को बुझाता है। और ये जो हाइंड मिल्क होता है रिच इन फैट होता है, ये बच्चे की भूख को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो एट द टाइम ऑफ फीडिंग जब मदर फीड कराने लगती है तो जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज फोर मिल्क। जैसे कि नाम ही बता रहा है, फोर का मतलब होता है आगे, हाइंड का मतलब होता है पीछे। तो हैंड मिल्क जो होता है वो बाद में आता है एट द एंड ऑफ द फीड, और ये हाई इन क्या होता है, फैट होता है। इसलिए मदर को क्या एजुकेशन देनी है कि ऐसा नहीं करना है एक बार इस ब्रेस्ट से फीड कर दिया एक बार उस ब्रेस्ट से, जब तक एक ब्रेस्ट पूरी एम्प्टी नहीं हो जाना उसको फीड कराना है, क्योंकि उसको दोनों कंपोनेंट मिलने जरूरी है, पहले वाला भी बाद वाला भी, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। Next, which of the following body position is most correct after the successfully resuscitation to the patient? पेशेंट को रिससिटेशन दिया है, सीपीआर दिया है, सक्सेसफुल हो गया है, अब कौन सी पोजीशन देनी है? ऐसे में हम पोजीशन देते हैं रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन कौन सी होती है हमारी? साइडलाइन पोजीशन होती है। तो बी राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा कि जो सिक्रीशंस हैं वो ड्रेन कर जाती हैं, टंग फॉल होने का डर नहीं रहता, टंग जो है बाहर प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर निकल जाती है अगर हम साइडलाइन पोजीशन देते हैं। तो एक तो टंग फॉल का खतरा चला गया, दूसरा एस्पिरेशन का खतरा चला गया। तो इसीलिए हम रिकवरी पोजीशन या साइडलाइन पोजीशन जो है वो आफ्टर द सक्सेसफुली रिससिटेशन देते हैं, बी। नेक्स्ट, नर्व्स विच कन्वे स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन देता है? ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर हमारी आई बॉल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये नहीं होगी। ऑप्टिक नर्व इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो ये भी नहीं होगी। ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। ट्रोक्लियर कौन सी होती है? हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है, और ये जो है ऑल्फैक्टरी नर्व जो है हमारी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सी। द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। जो यूरिन होता है उसके अलग अलग अपने फीचर्स होते हैं। जैसे कलर की अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रो कलर्ड जो है वो यूरिन रहता है, बिल्कुल मतलब अगर येलो हो रहा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन के साइन है। और यूरिन का कलर नहीं चेंज होना चाहिए, जो नॉर्मल कलर होता है अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड इनटेक करते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, स्ट्रो कलर्ड जैसा यूरिन होता है। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.010 से 1.025, कहीं कहीं पे आपको 1.030 भी लिखा दिखेगा। तो दिस इज द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। जब हम यूरिन एनालिसिस करते हैं तो उसमें पीएच हो गया यूरिन का, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीजें, आरबीसी की प्रेजेंस, डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस, ये सारी चीजें हम यूरिन में देखते हैं और फिर किसी हम नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्यूरेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर अल्सर थेरेपी। जब अल्सर्स होते हैं पेट में तो हम, या फिर कहीं पे भी स्किन पे भी अगर अल्सर हो रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक जैसे कि नाम से ही पता है बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ देखिए, एंटीबायोटिक एड प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग ये ऐड नहीं करता, ये हील करता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिप्लीट्स गैस्ट्रिक म्यूकोजा। यस, ये करता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही वर्क करता है, तो बी राइट ऑप्शन होगा। हील्स द इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। यस, ये हील भी करने में हेल्प करता है बाय एलिमिनेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये इसका सेकेंडरी एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसको उनकी वॉल्स में एक माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, कि वाटर जो है उन पे चिपकता नहीं है, उनकी क्वालिटी होती है। और इसमें से एक्टिनोमाइसिटीज इज अ टाइप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया, सी। Next, all of the following secreted hormones are secreted by anterior pituitary except anterior pituitary में से, इसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है? ग्रोथ हार्मोन, वेसोप्रेसिन, टीएसएच एंड एफएसएच। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर, एक होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मेजर हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। सिर्फ दो ही हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन।
ठीक है। बाकी जो हॉर्मोन्स है, बीइंग इट्स ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच एसिटाइल कोलिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, देन ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, ये सारे सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। सिर्फ ये दो सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर से। और एडीएच का दूसरा नाम क्या भी होता है? वेसोप्रेसिन। सो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। Which of the following substance can lead to neurological injury in a newborn known as kernicterus? kernicterus होता है जब बॉडी में बिलीरुबिन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब वो ब्रेन टिश्यूज या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। ओवरऑल बॉडी में जो है वो फैल जाता है, दैट इज kernicterus। और kernicterus किस चीज से होता है? कौन सा सब्सटेंस kernicterus करता है? वो करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, देखो बिलीरुबिन जो है हमारे लिवर के कौन से सेल्स बनाते हैं? हिपेटोसाइट बनाते हैं। ये बिलीरुबिन जो है ये जो है गॉल ब्लैडर में बनता लिवर में है, उसके बाद गॉल ब्लैडर में एज अ बाइल जो है स्टोर रहता है। और जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है, और ये क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। तो बॉडी में बिलीरुबिन जो है वो बनता रहता है, जाता रहता है। वो होता है हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि कॉन्जुगेट मतलब किसी और के साथ जुड़ के बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरा होता है हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो किसी से चिपकेगा नहीं, तो बॉडी में ही क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है, और उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही होता है जो कि क्या कर सकता है? kernicterus कर सकता है, क्योंकि लेवल जो है इसका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, what is the widely used method to confirm the position of NG tube after insertion? NG tube की पोजीशन को कंफर्म करने के लिए कौन सा मेथड रहेगा? कंफर्म की बात है यहाँ पे, ठीक है। बाय डिपिंग द टिप ऑफ ट्यूब इन द बाउल, ये हम करते हैं, ठीक है। अगर बाउल में हम एनजी ट्यूब की टिप को डालते हैं और बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब लंग्स से आ रहा है, थोरैक्स से हवा आ रही है, जिसकी वजह से बबल आ रहे हैं, पेट में ट्यूब नहीं है, ठीक है। बाय पुशिंग सम एयर एंड अस्कल्टेटिंग, अगर हम जहां पे टिप गई है वहां पे साउंड सुनते हैं, एक बार एयर को पुश किया और वहां पे हमने साउंड सुना, इसको हम बोलते हैं वूश टेस्ट, ठीक है। तो टक से साउंड आएगी, इसका मतलब वो स्टमक में है। एक्सरे नन ऑफ द अबव, अगर सारों में से हम कंफर्मेटरी की बात करें तो वो एक्सरे होगा, क्योंकि एक्सरे से हमें क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा कि कहाँ पे जो है एनजी ट्यूब की टिप लाई कर रही है। तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्शन इज, एक्सपल्शन से पहले कौन सी कार्डिनल मूवमेंट होती है? ये जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, जो स्टेप्स रहते हैं एडपिकियर, जो ई रहता है सबसे पहले एंगेजमेंट होता है बच्चे का, देन डी होता है डिसेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे सरकता रहता है, एफ होता है फ्लेक्शन, आई फॉर इंटरनल रोटेशन, सी फॉर ब्राउनिंग, ई फॉर टेंशन, आर फॉर restitution, and E for external rotation. तो यहाँ पे जो है बिफोर एक्सपल्शन, बाहर निकलने से पहले जो लास्ट मूवमेंट आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है? एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। एडफिक ईयर से जो है आप याद कर सकते हैं इसको, इस निमोनिक से। तो ये रहता है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर? सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि एक हमारी कम्युनिटी का सोशल स्टेटस हमें दिखाते हैं कि क्या जो है कितना जो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होने वाला है, किस तरीके के लोग मिडिल क्लास में रहने वाले हैं, या फिर मतलब जो भी हो उसकी क्लास डिपेंड करेगी, वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे रहती है। तो कौन सा इसमें से इंडिकेटर नहीं है? लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली लिटरेसी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा। तो ये जो है इंडिकेटर है इसका। फैमिली साइज इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली
फैमिली, क्योंकि खर्चे जो हैं वो छोटी फैमिली में छोटी रहेगी तो हम अच्छे से खर्च कर सकते हैं, अच्छे से अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सकते हैं, तो वो भी इंडिकेटर है। हाउसिंग इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इट इज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। तो डी राइट आंसर होगा। Next, the accessory structure in fetal circulation which connect the umbilical vein to the inferior vena cava. अब जो हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी काम करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो प्लेसेंटा में अम्बिलिकल आर्टरी काम करती है। जो हमारी बॉडी में पल्मोनरी वेन काम करती है, वो जो फीटल सर्कुलेशन होती है उस टाइम पे अम्बिलिकल वेन काम करती है। तो अम्बिलिकल वेन जो है वो कैसा ब्लड लेके आ रही है, वो पूरा प्योरिफाइड ब्लड लेके आ रही है और इंफीरियर वेना कावा में वो डाल देती है। इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से मेजर ब्लड जो है वो यहाँ पे जो होल होता है बच्चे में, कई बार बोलते हैं ना, देखिए क्या होता है ना कि वैसे तो इंफीरियर वेना कावा हमारी बॉडी से कैसा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन फीटल सर्कुलेशन के टाइम पे अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो किस में ड्रेन कर देती है? इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा ने ड्रेन किया राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक होल होता है जिसको बोलते हैं हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि कई बार बोलते हैं ना कि बच्चे के दिल में छेद है। वो छेद बाय बर्थ होता है, लेकिन वो बर्थ के बाद जब बच्चा ब्रेथ करता है ना तो वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मेजर ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट चला गया और फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो इस तरीके से ये उसको राइट वेंट्रिकल में थोड़ा बहुत ही भेजता है, बाकी सारा कहाँ जा रहा है? वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। तो यहाँ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो नॉर्मल होता है बच्चे की सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा स्ट्रक्चर अम्बिलिकल वेन को इससे कनेक्ट कराता है? फोरामेन ओवेल, लिगामेंटस विनोसन, डक्टस विनोसस एंड डक्टस आर्टेरियोसस। दिस इज डक्टस विनोसस जो कि अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। सी। नेक्स्ट, अ कंडीशन वेयर वन साइड ऑफ बॉडी इज पैरालिसिस। जहां एक साइड की बॉडी पैरालिसिस होती है उसको क्या बोलते हैं? पैराप्लेजिया का मतलब है चारों एक्सट्रीमिटी का पैरालिसिस हो जाना। पैराप्लेजिया मतलब पूरे बॉडी का पैरालिसिस हो जाना। क्वाड्रीप्लेजिया चारों एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस। मोनोप्लेजिया कुछ वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड। एंड हेमीप्लेजिया, हेमी मतलब हाफ, तो यहाँ डी राइट आंसर होगा कि हाफ बॉडी इज पैरालाइज्ड। Next, which of the following drug is treatment of choice of treatment in drug induced anaphylactic shock? एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सा जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा ट्रीटमेंट के लिए? प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट इज नॉट अ एंटी एलर्जिक ड्रग, दिस इज द जो है एंटीकोएगुलेंट का क्या रहता है? ये एंटीकोएगुलेंट का जो एंटीडोट रहता है। Digoxin is not a anticoagulant. This is used in other situation. Adrenaline and dopamine. Adrenaline और इसको हम क्या भी बोलते हैं? एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये हम जो है एनाफाइलेक्टिक शॉक जब एलर्जिक शॉक होता है उसमें देते हैं। सी। Next, which of the following symptom is patient's chief complaint if patient has GERD? GERD क्या होता है? gastrointestinal reflux disease, gastroesophageal reflux disease। यहाँ पे जो जनरली क्या होता है, जब स्टमक पे इसोफेगस से स्टमक पे खाना जाता है तो यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टमक के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्डिया बोलते हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। खाना जैसे पेट में आए ये बंद हो जाता है, पर कई बार जब यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर हो जाती है तो खाना पेट में आया तो वापस से रिगर्जिटेट करने लग जाता है, जो GERD होता है। तो कौन सा सिम्टम इसमें प्रेजेंट होगा? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम पायरोसिस भी टर्म करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, क्योंकि पूरा खाना जो है ऊपर की तरफ बैकफ्लो हो रहा है, तो जलन जो है वो प्रेजेंट होगी पूरे GI ट्रैक्ट में। तो डी राइट आंसर हो। नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं ना, वहाँ पे हम जो है ओरल ड्रग्स नहीं देते हैं। पहले तो हम डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं मैनेज होता है तब हम जो है IV इंसुलिन पे
जब हम इंजेक्टेबल इंसुलिन पे स्टार्ट करते हैं, सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे, लेकिन हम जो ओरल ड्रग्स होते हैं वो नहीं देते हैं यहाँ पे। तो डी राइट आंसर रहेगा कि इंसुलिन हमें देनी है मदर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी जो होती है वो कैसी होती है? तो स्टेरॉइड थेरेपी जब भी पेशेंट लेता है वो हमारी इम्यूनिटी को क्या करती है? सप्रेस कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो पेशेंट्स कैसे हो जाते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, इनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और ये इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं। तो जब भी स्टेरॉइड थेरेपी लेते हैं उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, पहली चीज। दूसरा, जब लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लेते रहते हैं तो स्टेरॉइड साइकोसिस डेवलप हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता स्टेरॉइड से, हाइपर होता है। लॉस ऑफ हेयर नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर आ जाते हैं जिसको हर्सिटिज्म बोलते हैं, वो यहाँ होता है। और यहाँ वेट गेन होता है, ना कि वेट लॉस, क्योंकि फैट डिपोजिशन होता है। तो इसलिए स्टेरॉइड साइकोसिस इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टेरॉइड साइकोसिस हो सकता है आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड थेरेपी। डी। Next, which group of drug is the choice for ADHD disorder? ADHD disorder, attention deficit hyperactive disorder, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि ये बच्चे कैसे होते हैं, किसी भी चीज में अटेंशन नहीं दे सकते। इनका जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत ही शॉर्ट होता है और ये क्या है, हाइपर एक्टिव रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं। इनकी एनर्जी कभी भी एवर लास्टिंग एनर्जी टाइप ये फील होते हैं कि इनकी एनर्जी कभी ना खत्म होने वाली लगती है। तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहता है? बेंजोडाइजेपाइन, सीएनएस स्टिमुलेंट्स, एंटीसाइकोटिक एंड एंटी कन्वल्सेंट्स। यहाँ पे सीएनएस स्टिमुलेंट यहाँ पे देते हैं क्योंकि जो सीएनएस स्टिमुलेंट क्या है, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल जो है वो ब्रेन में बढ़ा देता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये अटेंशन करने के लिए किसी भी चीज में जरूरी होते हैं। तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट इन पे एक्ट करके इनका लेवल इंक्रीज करके बच्चों में जो है थोड़ी बहुत अटेंशन करने की शक्ति या थोड़ी बहुत अटेंशन करने का जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, the small nodules observed during 8 weeks of pregnancy on primary areola, जो ब्रेस्ट रहती है, निपल्स रहते हैं, उसके अराउंड जो ब्लैकिश पार्ट है दैट इज नोन एज एरियोला। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे इस तरीके से नोड्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। उनको क्या बोलते हैं? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी को कोलोज्मा भी टर्म किया जाता है। जब छाइयाँ आ जाती है ना, पूरा जो है ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाती है, वो क्यों होता है? मेलानिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने के कारण ये ऐसा होता है। और ये कब होता है? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसा देखने को मिलता है। लीनिया नाइग्रा होता है जो कि हमारा पूरा एपिगैस्ट्रिक रीजन से पूरा एक स्ट्रेट लाइन जो प्रोड्यूस हो जाती है नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, दैट इज लीनिया नाइग्रा, दैट इज ऑल्सो इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। दीज आर नोन एज मोंटोगेमरी ट्यूबरकल्स, जो कि ये होते हैं और ये कंप्लीटली नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होती है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, वो एक ट्यूब में डेवलप होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। ये ट्यूब है ना पहले ओपन होती है, ठीक है। इस ट्यूब को क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्यूब नहीं क्लोज होती है तब वो जो हमारे डिफेक्ट होते हैं ना, एनेंसेफेली, छोटा सा दिमाग होना, ब्रेन होना, या फिर माइक्रोस्पेली, या फिर क्या है स्पाइनल बायोफिडा, जो कि मेनिंजोमायोसील, ये सारे जो डिफेक्ट हैं ये इस ट्यूब के ना बंद होने की वजह से होते हैं। और इस ट्यूब को बंद होने के लिए जो एलिमेंट हेल्प करता है वो होता है हमारा फॉलिक एसिड। इसीलिए हम कभी कंसीव करने वाला भी होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ना तो 1 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड शुरू कर दें, क्योंकि वो इस चीज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये चीज जो है लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी या फिर जो है डेथ में भी रिजल्ट कर सकती है, इतनी सीवियर डिफॉर्मिटी ये कॉज करती है। तो सिर्फ एक छोटी सी फॉलिक एसिड की गोली से ही प्रिवेंट हो सकता है, इसलिए हम फॉलिक एसिड जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को देते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। आयरन हम कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, क्योंकि आयरन एक तो टेराटोजेनिक होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे में बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है। दूसरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को अनीमिया होता ही नहीं है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड अनीमिया, फिजियोलॉजिकल अनीमिया जो होता है, तो हम आयरन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड शुरू करते हैं। विटामिन के हम मदर को नहीं देते हैं, बच्चे को देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ फॉलिक एसिड इज द राइट आंसर।
Next, a patient uses newly formed word when whose explanation cannot be understand. The patient is suffering from. एक पेशेंट जो है नए वर्ड्स का यूज कर रहा है जहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है किसी चीज की, तो पेशेंट किससे सफर कर रहा है? डिल्यूजन। डिल्यूजन ये नहीं होता है, डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं विच कांट बी करेक्टेड बाय एनी एक्सप्लेनेशन। एमनेजिया ये लॉस ऑफ मेमोरी रहता है। हेलुसिनेशन सेंसरी बिलीफ रहते हैं, सॉरी सेंसरी परसेप्शन रहता है। नियोलॉगिज्म इज द वर्ड। नियो का मतलब है न्यू, लॉगिज्म का मतलब है नए टर्म्स को फॉर्म करना। ठीक है, तो नियोलॉगिज्म वहां पे वो नए नए वर्ड्स का इजाद करता रहता है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पेल्विस इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसवर्स अरेस्ट। ट्रांसवर्स अरेस्ट के टाइम से कौन सा पेल्विस एसोसिएटेड होता है? ट्रांसवर्स अरेस्ट का मतलब है कि जब बच्चा निकलने वाला होता है वहां पे पेल्विक आउटलेट का रास्ता छोटा होने की वजह से कौन सा पेल्विस जो है बच्चे की डिलीवरी में दिक्कत प्रोड्यूस करता है? एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड, गाइनकोइड एंड पैलेटोपेलॉइड। ये सबसे ज्यादा होता है एंड्रॉइड पेल्विस में, बी। नेक्स्ट इज साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन जो है एक तो वो देते हैं जब हमें क्या देखना होता है, 1 मिनट के लिए एपिकल पल्स देखनी होती है, और एपिकल पल्स जो है अगर 60 से बिलो है तो हम डिजॉक्सिन नहीं देते हैं। साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड डिप्लोपिया एंड डायरिया। जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं दैट इज ब्लरिंग ऑफ विजन एंड डिप्लोपिया, सी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ पॉलीयूरिया एक्सेप्ट। पॉलीयूरिया का कॉज इसमें से क्या नहीं होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, मेनिटॉल एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। पॉलीयूरिया का मतलब है ज्यादा यूरिन का आना। डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया प्रेजेंट होता है, तो ये कॉज है इसका। मेलाइटस में भी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। मेनिटोल इज ऑल्सो इन ऑस्मोटिक डायूरेटिक, तो जब मेनिटोल देते हैं तब भी पॉलीयूरिया प्रेजेंट होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में पॉलीयूरिया नहीं होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब यूरिन प्रोडक्शन घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ वेट ऑफ द प्लेसेंटा टू द बेबी। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, किस प्रोपोर्शन में होता है? जनरली 500 ग्राम के अराउंड होता है। अगर बेबी वेट की बात करें तो 1:6 प्रोपोर्शन जो है इसका रहता है, तो डी राइट आंसर होगा। अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के साइन क्या होते हैं? वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइन नहीं है। पॉलीयूरिया, हेडेक एंड डिप्लोपिया, शेकीनेस, स्वेटिंग, नर्वसनेस एंड डिजीनेस, ये साइन होते हैं। स्वेटिंग होने लग जाती है, डिजीनेस होने लग जाती है, शेकीनेस होने लग जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ चाइल्ड कैन विदहोल्ड एंड पोस्टपोन हिज बाउल मूवमेंट एट द एज ऑफ। मतलब कौन सी एज में बच्चा अपनी बाउल मूवमेंट्स को रोक सकता है और पोस्टपोन कर सकता है? यह आता है जनरली 2 से 3 साल के बीच में, तो जैसे यहाँ पे हम 2 इयर्स मानेंगे कि इस एज तक बच्चा अपने जो हमारे यूरिन और स्टूल का जो मूवमेंट है उसको होल्ड करना सीख जाता है, 2 इयर्स। Why EDTA is not suitable for calcium estimation? EDTA while हम यूज करते हैं जनरली जब हमें क्या करना होता है, हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने होते हैं, क्योंकि हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसको ये EDTA क्या कर लेता है, चिलेट कर लेता है, उससे मिल जाता है, तो जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आते हैं। कैल्शियम इसीलिए ही नहीं करते क्योंकि कैल्शियम से इसकी क्या है, चिलेशन करने की, जुड़ने की एबिलिटी है, तो कैल्शियम इससे जुड़ जाएगा तो जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बाइंड कर जाता है कैल्शियम इसके साथ, जो कि कोएगुलेशन के लिए नीडेड होता है, इसीलिए हम क्या नहीं करते हैं, EDTA में हम कैल्शियम एस्टिमेशन नहीं करते हैं, बी। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से प्लेसेंटा प्रीविया एक्सेप्ट पूछा है। पेनलेस ब्लीडिंग ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कॉजलेस ब्लीडिंग, रिकरेंट ब्लीडिंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम पे प्लेसेंटा का साइज छोटा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या मतलब है कि अगर यूट्रस की बात करें तो प्लेसेंटा जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, होना चाहिए कहाँ पे, अपर में, ये लोअर में होता है, तो ये बी राइट आंसर होगा।
साल्पिंजेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ साल्पिंजेस किनको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, और उनके रिमूवल को साल्पिंजेक्टमी। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है बनी बनाई इम्यूनिटी हमने पेशेंट को देनी है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी नहीं बनाती है, तो वो कौन सा है? किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन ऑब्वियसली बॉडी उसके रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी बनाती है। किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि हम मरा हुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में डालते हैं और बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है। टॉक्सॉइड में भी हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। टॉक्सॉइड में भी एंटी एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन में भी एक्टिव बनती है। ये ह्यूमन सीरम जो सीरा होता है उसमें क्या होता है, हमारे प्लेटलेट, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह होते हैं जो कि बने बनाए होते हैं, जब उनको हम ट्रांसफर करते हैं उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, डैश इज द अनदर टर्म फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को और क्या बोलते हैं? फ्यूनिस, कोरियन, ऑन्फिलॉन एंड एमनियन। दिस इज टर्म्ड एज फ्यूनिस ए। वट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड ग्रो इन। ये फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होती है, ट्यूब में बाहर फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद जो है वुमन यूट्रस में डालते हैं और वहां पे ग्रो करता है। तो वो कौन सा ये है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होती है और जेस्टेशनल इनसाइड होती है, सी। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।